दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए हमने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूँ जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति। तो पृथ्वी की जो बहन है हम लोग उसे शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र। समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र को बताएंगे। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो सबसे गर्म ग्रह जो है हम किसको बताएंगे? वो जो है शुक्र को ही बताएंगे। समझ में आ गया। अगर पूछा जाए पीला ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह तो जो है पीला है वो बृहस्पति होता है। पीला ग्रह जो है वह बृहस्पति होता है। अगर लाल ग्रह की हम बात करें तो लाल ग्रह होता है मंगल ग्रह जो है वो है लाल ग्रह होता है। आप लोगों को बेसिक जानकारी हो गई होगी। ठीक है। अगर कहा जाए कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, मतलब उनके कोई उपग्रह नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा वो हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। अगर ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो है शनि। किसके हैं? शनि के हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बेसिक जानकारी है। अगर यहीं पर कहा जाए कि जो है ऐसे कौन से जो दो ग्रह हैं जो है क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। कौन से अंतर्गत आते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह में जो आप लोग जानकारी रखिएगा, क्षुद्र ग्रह में जो आते हैं मंगल बृहस्पति। कौन से आते हैं? मंगल और बृहस्पति। तो आपको सामान्य जानकारी हो गई होगी। बृहस्पति जो ग्रह होता है पीला ग्रह होता है, मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है, पृथ्वी की बहन शुक्र होती है और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति हैं। और ऐसे जो दो ग्रह जो जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं तो आप लोग बुध और शुक्र को याद रखिएगा। तो दोस्तों इतनी सी जानकारी एक सवाल से आप लोगों को मिल गई होगी। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है रेटिनॉल, दूसरा है थायमीन, तीसरा है स्कॉर्बिक एसिड, चौथा है कैल्सीफेरॉल। अगर बात की जाए विटामिन की, अगर कहा जाए विटामिन की खोज किसने की थी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन की खोज जो है फंक जी ने किया था। किसने किया था? फंक जी ने। अगर यहीं पे कहा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं तो आप लोग याद रखिएगा WBC ट्रिक। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी एंड सी। WBC को याद रखिएगा। अगर कहा जाए कि वसा में कौन कौन से विटामिन जो है घुलनशील होते हैं तो आप लोग याद रखिएगा ADEK, AD और EK। कीड़ा याद रखिएगा, ट्रिक होती है कीड़ा। कीड़ा ADEK जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कहा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन जो है ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग। कौन सा हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेबी हो जाता है। कौन सा? बेबी। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी। कौन सा हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से हो जाता है सूखा रोग या रिकेट्स। सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। अगर कहा जाए विटामिन ए का विटामिन नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का होता है थायमीन, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर विटामिन डी का पूछा जाए तो हो जाए कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए का जो होता है रेटिनॉल, बी का होता है थायमीन, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का हो जाता है कैल्सीफेरॉल। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर तब हम चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 26 जनवरी को मनाते हैं, दूसरा है 5 जून को मनाते हैं,
तीसरा है 26 नवंबर को मनाते हैं, चौथा है 8 सितंबर को मनाते हैं। तो बताइएगा, देखिए 8 सितंबर को हम मनाते हैं साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस। अगर 26 नवंबर को बात करेंगे तो हम लोग संविधान दिवस के रूप में 26 दिवस जो है मनाया जाता है। इतनी बेसिक जानकारी आप लोगों को। 5 जून को कहा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। अब 26 जनवरी की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या? गणतंत्र दिवस ये मनाया जाता है। तो इतनी आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। तो संविधान दिवस की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो 26 नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर विजय कुरियन हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, तीसरा हेडवर्ड जेनर है और चौथा है फ्लेमिंग है। अगर कहा जाए दुग्ध की जो खोज किसने किया था, दुग्ध क्रांति, विजय कुरियन आए थे। हरित क्रांति का संबंध जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। चेचक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर पूछा हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो उन्नत खेती से, उन्नत कृषि से संबंधित जो है हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अगर विश्व में तो 9 लाख हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है, नेपाल की राजधानी क्या है? पहला इस्लामाबाद है कि काठमांडू है कि काबुल है कि थिम्पू है? इस्लामाबाद राजधानी किसकी है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो है राजधानी इस्लामाबाद है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और भूटान की राजधानी क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। ये भारत के पड़ोसी देश है, इनको याद रखिएगा। काफ़ी बार इनसे भी सवाल बनने की प्रबल संभावना हो जाती है। अगर नेपाल की संसद का नाम पूछा जाए तो राष्ट्रीय पंचायत है। समझ में आ गया होगा। अगर और जापान की संसद है डाइट है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। समझ में आ गया। तो नेपाल की राजधानी पूछा तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा काठमांडू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। कैसा रहेगा क्वेश्चन? अगर दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है। अगला है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? पहला है विटीकल्चर कहेंगे कि सिल्वीकल्चर कहेंगे कि सेरीकल्चर कहेंगे कि ओलेरीकल्चर कहेंगे? ओलेरीकल्चर का मतलब सब्जी उत्पादन, ओलेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। अगर सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वनों की खेती। अगर विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। तो विटीकल्चर ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है कि विटामिन बी है कि विटामिन सी है कि विटामिन बी और सी है? तो हमने भी आप लोगों को बताया था इसके पहले क्वेश्चन विटामिन से संबंधित। जो जल में घुलनशील विटामिन होती है उसकी ट्रिक होती है WBC। क्या होती है? WBC इसकी जो है ट्रिक हो जाती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो W माने होता है वाटर। क्या होता है? वाटर होता है। और BC का मतलब होता है बी एंड सी। तो जल में जो घुलनशील विटामिन हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे? बी और सी। ऑप्शन नंबर इसका, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे? बी एंड सी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला बात करें कि वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन याद रखिएगा कीड़ा,
ADE के। एक कीड़ा आप लोग याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है कीड़ा होता है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन B एंड C होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, देखेंगे कैसा सवाल रहेगा। अगला है, इनमें से कौन रबी की फसल है? तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, नाई हूटर बजते ही, नाई हूटर बजते ही, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, जोश में आलू लाया। ये ट्रिक होती है रबी की फसल की। ना माने हो चना, राई माने हो तो सरसों, और मटर, बा माने बाजरा, और जोश माने जौ, और सरसों और आलू। तो इसमें से चना भी होता है, गेहूँ भी होता है, और मटर भी होता है। रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो नवंबर और दिसंबर में बोई जाएं तथा मार्च और अप्रैल में जो है फसलें काटी जाती हैं, उन्हें रबी की फसल कहते हैं। ये फसलें जो होती हैं ओस पाला कुहरा में ज़्यादा उत्पादन कराती हैं। इन फसलों के लिए कम से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए इन फसलों को हम लोग रबी की फसल कहते हैं। तो दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो धान की खेती होती है वो होती है खरीफ की फसल, जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो इतनी आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो धान की फसल है वो रबी की फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची का विषय है? पहला है संघ सूची का विषय है, दूसरा राज्य सूची का विषय है, तीसरा है समवर्ती सूची का विषय है, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम जो है जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा सर्वप्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई सन 1872 में। किस सन में? सन 1872 में जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। अगर पूछा जाए यहीं पे दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई, सन 1881 में जो है जब दशकीय आधार पर जनगणना स्टार्ट हुई तो विपन का नाम आता है। क्या है? विपन। 10 साल के जो भी अब तक चलती चली आ रही है। 2011 में जनगणना हुई थी, कोरोना काल आने के कारण 21 में नहीं हो पाई। अब आगामी जो जनगणना है 2025 में प्रस्तावित है। तो जनगणना मेयो के कार्यकाल में आई थी और दशकीय आधार पर जो है विपन के कार्यकाल में आई थी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा है। तो अगली बात है, हम बताने का प्रयास करूँगा कि जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, जबकि जो जनसंख्या होता है, जनसंख्या वो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है। अगर एक बात और पूछी जाए कि जो जनगणना होती है कितने वर्ष के अंतराल पे होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल पे जो जनगणना है वो होती। भारत देश में जनगणना 10 साल के अंतराल पे होती है नियमित। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से कौन सा अंग्रेज था? विपन था, कि ये नलित गो था, कि कॉर्नवालिस था, कि इनमें से कोई नहीं? बताइएगा आप लोग। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के जो समय अंग्रेज था उसका नाम था, छोड़ को मतलब भाग जाओ, लिन लिथ गो, लिन लिथ गो। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। लिन लिथ जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिन लिथ गो था। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। तो गो से याद रखिएगा छोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला है 4 राज्यों से, दूसरा है 6 राज्यों से, तीसरा है 8 राज्यों से और चौथा है 5 राज्यों से। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, दूसरा होता है मध्य प्रदेश। यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा, 36 गण। अंधे मतलब होता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और तीसरा होता है उड़ीसा। क्या होता है? उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री जो है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे बात करेगा कि कौन सी रेखा है जो भारत देश से गुजरती है। तो आप लोग याद रखिएगा कर्क रेखा जो है भारत देश से गुजरती है, वो भी कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आप लोग माही नदी याद रखिएगा। कौन सी नदी है? माही नदी। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? पहला है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मणिपुर। तो आप लोग बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो चूंकि बांग्लादेश के पड़ोस में है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। इससे आसान ट्रिक कोई नहीं है, ममता बनर्जी। एम का मतलब होता है मेघालय, ए का मतलब होता है असम। दोनों ए का मतलब होता है असम, मतलब 2 बार काटता है असम। एम का मतलब होता है मिजोरम। टी का मतलब होता है त्रिपुरा। और बनर्जी खुद अपने आप में वेस्ट बंगाल है। तो असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम भी होता है, पश्चिम बंगाल भी होता है, त्रिपुरा भी होता है, मगर जो मणिपुर है ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। इतनी बात आप हमको जानकारी हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। पहला है ब्यूटेन है, दूसरा प्रोपेन है, तीसरा मीथेन है और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड है। जो सीएनजी गैस होता है उसका जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक उम्र कितनी होनी चाहिए? पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, चौथा है 30 वर्ष। तो आप लोग सिक्वेंस से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। जो 18 वर्ष होती है वोट डालने की उम्र होती है। वोट डालने की जो उम्र होती है 18 साल होती है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होती है।
पंचायत का चुनाव लड़ने के 21 साल होती है। अगर लोकसभा का इलेक्शन आपको लड़ना है, प्रधानमंत्री बनना है आप लोगों को, तो 25 वर्ष आपको एज पूरी होनी चाहिए। 30 में होता है राज्यसभा की उम्र होती है, राज्यसभा में सदस्य आपको बनना है 30 साल। अगर आपको राज्यपाल बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो 35 साल आपको उम्र पूरी होनी चाहिए, तो भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल बन सकते हैं। इतनी आप लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट कि संसद के कितने अंग हैं, बताइएगा आप लोग। देखिए, संसद के जो अंग हैं 3 है, 5 है, 2 है, 4। संसद के अंग हैं 3, आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से हैं। लोकसभा है, राज्यसभा है और तीसरा है राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कैसे ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की कैसे आप लोग ट्रिक याद रखिए, बताइएगा आप लोग। देखिए, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, सरला। सा माने होता है संसद, 79, 80, 81। संसद 79 अनुच्छेद में हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 79। राज्यसभा 80 में हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 80। और लोकसभा जो है 81 में हो जाएगा। तो 79, 80, 81 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में इसका जिक्र किया गया। तो सरला से आप लोगों को 3 जानकारी हो गई, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के 3 अंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हम लोग देखेंगे। अगला है, निम्न में से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। पहला है डाई आइस है, कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस बर्फ कहेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ठोस बर्फ है, इनमें से ठोस बर्फ है। दूसरा ठोस NO2 है, कि ठोस SO2 है। देखिए, जब ठोस बर्फ की हम बात करेंगे, सूक्ष्म बर्फ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म बर्फ है। सूक्ष्म बर्फ, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। सूक्ष्म बर्फ की बात करेंगे तो आप लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। सूक्ष्म बर्फ कौन सी हो जाएगी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। फिर जोश और उमंग के साथ फिर अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।